आज के शो में। 376 दरामदी अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा। दरामदात की हौसला शिकनी, रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज। महंगाई की नई लहर, कम आमदन मुतवस्सत तबका जद में। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। 376 आइटम्स ऐसे जिसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्ट के हवाले से उसके इंपोर्ट को रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए हुकूमती कोशिशें इस वक्त सामने आई हैं, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि आप तिजारती खसारे पर कंट्रोल कर सकें, जो कि 31 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने हालिया दिनों में एक रिपोर्ट में कहा था कि हमें अच्छी खासी यानी 30 अरब डॉलर तकरीबन चाहिए होंगे फाइनेंसिंग के लिए। बाद में वो फिगर 17 अरब डॉलर बताई गई थी। अलबत्ता सूरत हाल इस वक्त यह है कि इस पूरी जो ये लॉजिक का या जो पूरा पस मंजर है बयान करने का कि कीमतों में क्या फर्क पड़ेगा इस रेगुलेटरी ड्यूटी से, और क्या ये फैसला टाइमली है या नहीं है। यानी यकीनी तौर पर जब ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है तो क्या हमने बहुत देर कर दी आने में। एक्सपोर्ट पैकेज जिसका तस्करा हम लिप सर्विस के तौर पर 180 अरब रुपए के कई माह से सुन रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, आखिरकार उस पर अमल दरामद कब होगा। और जब रेगुलेटरी ड्यूटी की बात हो रही है तो चीदा आइटम्स की बात करते चलें, क्योंकि हमने ये बड़ा अहम तरीन जो इस दफा पहलू देखा है जो पहले नहीं देखते थे, कि जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स में फर्क रखा जाता था। यानी वो अशिया जो जरूरत की अशिया होती हैं और जो ऐसी अशिया जो कि इस वक्त लग्जरी आइटम्स में तस्वर की जाती हैं। लेकिन इस दफा के जो आरडी या रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोज की गई, ईसीसी से अप्रूव हुई, एफबीआर ने कल एसआरओ इशू किया, इसमें हमने देखा कि तकरीबन ऐसे बहुत से आइटम्स का शुमार इस रेगुलेटरी ड्यूटी में किया गया जो यकीनी तौर पर एसेंशियल आइटम्स में आते हैं। अब इसमें टूथब्रश के ऊपर आपने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी 20%, इसी तरह से डायपर्स के ऊपर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई, झाड़ुओं के ऊपर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई, और यानी टूथपेस्ट पर तो तकरीबन 40% तक टूथब्रश और डेंटल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई गई। यही सूरत हाल हमने खाने पीने की वो अशिया जो कि आप जिन्हें बुनियादी जरूरियात में शामिल कर सकते हैं वो भी, और कुछ ऐसी अशिया जो किचन में वैसे इस्तेमाल होती हैं, जैसे टोमेटो सॉस है 50%, सोया सॉस 50% ड्यूटी आपने लगा दी। इसी तरह से फर्नेस ऑयल के ऊपर 2% रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोज कर दी गई। गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से, शायद वो लग्जरी में शुमार होती हों, 1800 सीसी 2500 सीसी गाड़ियों तक पर जो है इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोज की गई। इससे महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से ये बुनियादी इस पर तौर पर महंगाई की नई लहर साबित होगी जो मुतवस्सित तबके को और कम आमदन तबके को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। पहला बुनियादी सवाल यह है, और क्या ये टाइमली हुआ या नहीं हुआ है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर माशी तज्ज़-ए-निगार हैं, माहिर इक़्तिसादी उमूर के, हम उनसे समझेंगे कि वो क्या कहते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सीनियर तज्ज़-ए-निगार हैं, हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब फयाज चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सर कितना इम्पैक्ट है प्राइसेस का इसके ऊपर, यानी कीमतों पर क्या 5 से 80% तक आरडी इंपोज की गई है। कुछ नई अशियां हैं, कुछ पुरानी अशियां, जिस तरह मैंने कहा एसेंशियल आइटम्स भी हैं। इसका इम्पैक्ट कीमतों पर क्या है, आम आदमी जानना चाहता है, उसके जहन में सवाल है कितना महंगाई हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पर। शुक्रिया। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि अभी जो आपने नुकात उठाए हैं, अगर एक एक जुमले में उसका जवाब दें तो ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्ट्स पर लगाई है ये गैर ज़रूरी ताख़ीर से लगाई है। मेरे ख्याल से ये 3 साल पहले आ जानी चाहिए थी। नंबर 2, इससे अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे इंपोर्ट्स में बहुत बड़ी कमी होगी और तिजारती खसारा कम हो जाएगा, तो इसका कोई बड़ा इम्कान इसलिए नहीं है कि अभी आपने बताया कि 32 बिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा, तो अगर 32 अरब डॉलर का तिजारती खसारा आपने उठाया है, 3 महीने गुजर चुके हैं, तो अगर 1.5 अरब डॉलर की अगर आपने कमी कर ली, तो ये जो तिजारती खसारे से मैं समझता हूँ मईशत को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, क्योंकि ये आप रेमिटेंसेस से पूरी कर रहे हैं, जो रेमिटेंसेस को इन्वेस्टमेंट के बजाय ये करना जो है आग से खेलना होता है। तो वो जो सलामती को ख़तरा है वो भी कम नहीं होगा और तिजारती खसारे में कोई बड़ी कमी नहीं होगी, और जो रेवेन्यूज़ की आप तवक्को कर रहे हैं वो इसलिए पूरी नहीं होंगी कि मुझे ख़दशा ये है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं तो उसमें स्मगलिंग बढ़ जाएगी और अंडर इन्वाइसिंग बढ़ जाएगी। कई अरब डॉलर की इन्वाइसिंग अंडर इन्वाइसिंग हो रही है। तो आपने ये जब रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई वो मकसद तो हासिल नहीं हुए, मगर एक महंगाई का तूफ़ान यकीनन आएगा
उसमें लग्जरी आइटम्स के अलावा जो चीज़ें आम आदमी को इस्तेमाल में आती हैं या जो ज़रिए मुल्क होने के बावजूद आप हमारे सनतकार और हमारे किसान भाई नहीं कर सके, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो उसकी ज़िंदगी में एक और परेशानी, महंगाई इसलिए आएगी कि हुकूमत और स्टेट बैंक कह रहा था कि रेगुलेटरी ड्यूटी से पहले महंगाई बढ़ेगी। इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, गालिबन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाले हैं, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये आपने उनके ऊपर एक और कोड़ा मार दिया है, यानी मकासद हासिल नहीं होंगे और आवाम के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। नहीं तो सर, महंगाई का तूफान आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। महंगाई का यानी इंतहाई इम्पैक्ट पड़ना है कीमतों के ऊपर इस एसआरओ का, यानी बहुत ज्यादा असर होना है, संगीन नौयत का असर होना है कीमतों पर। कितना असर हो आपको लगता है और किन अशिया पर ज्यादा असर आपको नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक की और हमारी और आलमी मालियाती इदारों की ये तवक्को थी, ये खदशा था कि पाकिस्तान में महंगाई इस साल बढ़ेगी। तो आपको तो वो स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे कि महंगाई कम होती। ऐसे मौके पर एक्सपोर्ट पैकेज की भी आप बात कर रहे हैं, तो जब आपको ये पता है कि इस साल का हमारा जो टारगेट है वो 35 अरब डॉलर का है, तो ये 180 अरब डॉलर जो आप दे रहे हैं जिससे बजट खसारा आपका बढ़ेगा, और बजट खसारे के लिए जो कर्जे देंगे तो आवाम पर ही जाएगा। तो अगर 35 अरब के बजाय मेरे ख्याल से अगर 25 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो जाए, यानी 10 अरब डॉलर कम, तो ये जो बजट खसारा बढ़ने वाला है, ये जो इलेक्शन ईयर में हुकूमतें जो अखराजात करती हैं सूबाई भी और वो भी बजट खसारा, उसके लिए कर्जे, तो ये कर्जों का भी जो एक तूफान आएगा ना, तो ये कर्जों का, बजट खसारे का, इंटरेस्ट रेट का, और ये जो पेट्रोल और बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, इन तमाम प्लस रेगुलेटरी ड्यूटीज, इन सब को मिला के कह रहा हूँ आम आदमी के ऊपर इसके मनफी असरात पड़ेंगे और कम तनख्वाह वाले आदमी की जिंदगी अजीरन होगी। और हुकूमत का सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो आपकी सलामती को खतरा था, वो उसके लिए स्टेप्स जो लेने चाहिए थे बदस्तूर रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन आपने बड़ी, मीर साहब आपने बात अगर सुनी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस अवर्ट करना था, यानी जो तजारती खसारे को खतरात लाहक हैं, उस पर भी कोई मुस्बत फर्क नहीं पड़ेगा, और उल्टा महंगाई का तूफान, अंडर इनवॉइसिंग, स्मगलिंग, ये तमाम चीजें जो हैं इनका बढ़ने का खदशा है। तो मीर साहब, मैं पहले, क्योंकि मैंने जो आइटम्स बताए, झाड़ू, टूथब्रश, अब डायपर्स, 20% ड्यूटी डायपर्स के ऊपर लगा दी गई, तो मीर मोहम्मद अली खान साहब, क्या ये एसेंशियल आइटम्स, तो बुनियादी एसेंशियल आइटम्स है ना, ये तो जो आम आदमी एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है वो इस्तेमाल करता है, क्या उनकी जिंदगी पर असर है इस वक्त इसका? डायपर्स, टूथब्रश तो हर कोई इस्तेमाल करता है तकरीबन। देखिए, मेरे ख्याल में कैंसर का इलाज पैनाडोल से किया जा रहा है। ये इस वक्त इतनी डायर इकोनॉमिकल सिचुएशन हमारी हो चुकी है कि अब तो हम देर आए दुरुस्त आयत भी नहीं कह सकते। इतने सालों के बाद अगर ये जाग रहे हैं और ये ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, तो आखिरी वक्त में, आखिरी साल है, चंद महीने गुजर चुके हैं, इस वक्त क्या इससे फ़वायद होंगे? और दूसरी चीज़, क्या, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि रेमिटेंसेस से इलाज नहीं है हमारे डेफिसिट का, क्या इक़दामात हमने लिए हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? असल चीज़ तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और दूसरी चीज़, इन अशिया का कोई मुतबादिल अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर स्मगलिंग शुरू होगी। जहाँ पर डिमांड है वहाँ पे स्मगलिंग है, या तो रेगुलर ज़राए से आएगा वो इंपोर्ट होके, या स्मगल होकर आएगा। इस वक्त हम पंक्चर लगा रहे हैं, हालांकि हमारा टायर घिस चुका है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हम एक इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाएंगे, मैं इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, एक इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठ के एक प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे हालात मुझे बेहतर होते नहीं लग रहे। हर दूसरे दिन कोई चीज़ नई पता चलती है जो हमें पहले नहीं बताई गई थी। इतने कर्जे ले लिए हैं, इतने सॉवरेन गारंटीज दे दी गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया, ये तो सरप्राइजेस की तरह हमारे सामने आ रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ना कि हम आपका साथ देंगे, वो क्यों नहीं साथ देंगे आपका? वो तो खुशी से आपको पैसा देंगे, IMF तो खुशी से आपको पैसा देगी, इसलिए कि दिस इज इकोनॉमिक एस्पियनाज, इकोनॉमिक हिटमैन। IMF इज नथिंग बट एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो तो चाहेंगे कि हम जितना कर्जों में मुब्तला हों और जितनी डायर नीड में आप IMF के पास जाते हैं, उनकी शरायत उतनी ही सख्त होती जाती है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए और उस वक्त आप जा रहे हैं तो उनकी शरायत इतनी सख्त नहीं होती। हमारे यहाँ हर तरफ से देखिए ना, हमने टेररिज्म से को तकरीबन हैंडल कर लिया। अब हमें खुदा ना करे खाकम बदहन, हमें तोड़ने के लिए क्या बचा है? हमारे पास तोड़ने के लिए सिर्फ इकॉनमी बची है। तो हम पे इतने कर्जे डाल दिए जाएं
कि एक्सटर्नल डेट हमारा 100-120 बिलियन डॉलर से ऊपर चला जाए, S&P हमें डिग्रेड कर दे जी, हमारा डॉलर 130-135 पे चला जाए तो 17-18 बिलियन डॉलर तो वैसे ही और चाहिए होंगे अगले 2-3 साल के अंदर हमें रीसर्विस करने के लिए डेट। तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी डायर सिचुएशन। हमारा परसेप्शन ऑल्सो हैज अ लॉट टू डू इन इकोनॉमी। हमारे स्टॉक मार्केट परसेप्शन पे चलती है। ठीक है, अच्छा मैं सब क्योंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है, फयाज चौहान साहब मुझे यकीन नहीं पता है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेश करना अपोजिशन का इस बारे में अहम तरीन मामला है। अभी महंगाई का तूफान, ये तमाम चीजें हमने सुनी है, मीर साहब ने बताया, जॉर्ज साहब ने बताया, तो ये तमाम आइटम्स का जो इम्पैक्ट है कीमतों पर वो क्या है और किस तरह ये तमाम तबकात को मुतासिर करेगा, इसमें सरमायादार तबके से लेकर कम आमदन तबके तक हम डिटेल में बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामला है जिसका ताल्लुक महंगाई से है, मईशत से है, उन खतरात से है जो पाकिस्तान को इस वक्त लाक है। तमाम जो अशिया जिनके ऊपर हुए, एक आपको तारुफ में बताया था जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ा बहुत और क्योंकि बहुत सारी फहरिस्त है, 376 इस वक्त ये फहरिस्त है जो अशिया की जिनके ऊपर या तो नए सिरे से ड्यूटी इंपोज हुई है या जिन पर इजाफा हुआ है। 240 दरामदी अशिया ऐसी हैं जिनके ऊपर जो ड्यूटी है उसमें 5 से लेकर 35% तक इजाफा किया गया। 136 अशिया ऐसी हैं जिसके अंदर गाड़ियां शामिल हैं, असला है, मोबाइल फोन है, जिनके ऊपर नए सिरे से जिन टैरिफ लाइन को रेगुलेटरी ड्यूटी के उस स्पेस में लेकर आया गया है। अगर मेकअप के सामान की बात करें, सब्जियों की बात करें तो मेकअप के सामान पर, सब्जियों पर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी। इसी तरह मछली पर 25% तक इजाफा जो इंपोर्ट होती है, इंपोर्टेड ऑफ फ्रोजन फिश होती है, जो भी इंपोर्ट होती है उस पर 25% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह मोबाइल फोन सेट के ऊपर ड्यूटी में 250 रुपए, यानी मोबाइल फोन जो सेट आप लेते हैं, इस पर सेलफोन लेते हैं, 250 रुपए RD रेगुलेटरी ड्यूटी उस सेट के ऊपर इंपोज कर दी गई है। परफ्यूम, शैम्पूज, बालों के कलर, टूथपेस्ट, इनके ऊपर जो ड्यूटी थी वो 15% होती थी जिसको बढ़ाकर 50% तक लेकर आया गया है। इसी तरह टोमेटो सॉस जो केचप होता है वो, इसके साथ वीडियो गेम्स, जूसेस 15% से ड्यूटी बढ़ाकर 50% कर दी गई है। चमड़े से बनी मसनूआत जो लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जूते, जैकेट्स वगैरह, 10% से बढ़ाकर ड्यूटी 50% तक इधर कर दी गई है। लोहे के जो बार और इस वक्त इन पर ड्यूटीज 10 से 25% कर दी गई है लोहे के प्रोडक्ट्स पर। फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर्स 15% से बढ़ाकर 40% तक ड्यूटी कर दी गई है। वाटर डिस्पेंसर 15% से 35% ड्यूटी कर दी गई है। बताना बड़ा अहम है ये तमाम फहरिस्त। पान के पत्तों पर ड्यूटी 400 रुपए कर दी गई है पर किलोग्राम। और तंबाकू, सिगरेट पर ड्यूटी 20%, शायद सही है, तंबाकू, पान, ये तब इधर तो समझ में आती है बात। खेलों के सामान पर ड्यूटी बढ़ाकर 30% से 50% तक कर दी गई है। ये एक फहरिस्त है, और भी लंबी चौड़ी डिटेल है। फयाज चौहान साहब, सर ये तो महंगाई का तूफान डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा है और असरात भी हैरानकुन तौर पर हमें तो कुछ नजर नहीं, जो हमारे माशी तजनिगार भी कह रहे हैं। चौहान साहब, क्या हुआ ये आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, पाकिस्तान के अंदर जो नाअहल लीग है उसके वज़ीर ख़जाना समदी शरीफ की क़यादत में उनकी माशी पॉलिसियों का बावा आदम बड़ा नराला है और उनकी माशी पॉलिसियों की जो है ना वो गंगा भी उल्टी बह रही है। हमने पहली दफ़ा इनके दौरे हुकूमत में सुना कि आपने 35 अरब डॉलर के कर्जे लिए, जिसमें से 17 अरब डॉलर आपने पिछले कर्जे वापस करने के लिए कर्जे ले लिए। और दूसरी चीज़ जो आज आप जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो मैं आपके सामने बड़ी प्रोफेशनल जो है वो बात करूँगा, पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। और मेरी इस बात को आपके ये दोनों माहिरीन भी इंडोर्स करेंगे। बज़ाहिरन तो जनाब आपने दरामदात के ऊपर ड्यूटी लगाई पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, तजारती खसारे को कम करने के लिए, बड़ा अच्छा है जी, बज़ाहिरन तो ये है। लेकिन जनाबे वाला डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये आज से 3, साढ़े 3, 4 साल पहले इस हुकूमत को लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जनाबे वाला? आप अपनी बरामदात को बेहतर करें जब आपने तजारती खसारे को दूर करना है। बरामदात को बेहतर करने के लिए आपको मुल्की मसनूआत, वही मसनूआत जिनके ऊपर आपने ड्यूटीज लगाई है, वो जो मुल्की मसनूआत हैं, आप उनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को बेहतर करें। उसका जो आपका पैदा करने वाला जो है आपका ताजर है, उसको आप सब्सिडीज दें, आप उसको सस्ती बिजली दें, उसको सस्ती गैस दें। ये बात उसको ब्रेक में रेलेवेंट जो है वो ये बिल्कुल ये बात हो रही थी ब्रेक में, अभी हम कह रहे थे। सुना मेरी पूरी बात। सर गाड़ियों पर मैं कह रहा हूं आपसे, देखें गाड़ियों पे आपने ड्यूटी बढ़ा दो थी, इंपोर्ट ड्यूटी
यहाँ पर जी जवान साहब फरमाएं, मेरी बात सुने ना। जी जी। अब होना ये चाहिए कि तजारती खसारे के वाले से देखें कि आपकी बरामदात ये 2013 में बरसे इक़्तिदार आए थे तो 25 अरब डॉलर की थी, आज जो है ये 17.5 अरब डॉलर की हो गई है। आप इनसे कोई पूछे कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया बरामदात का, किस वजह से किया? ये तुम्हारी गलत पॉलिसीज थी कि तुमने पाकिस्तान के अंदर जो यही कमोडिटीज पैदा करने वाले सनतकार हैं, वही यही कमोडिटीज पैदा करने वाले जो किसान हैं, जो ताजर हैं, आप उनको तो जो है फैसिलिटेट ये बड़ा खदशा जो आप जाहिर कर रहे हैं चौहान साहब, तो आपके नजदीक आप जो कह रहे हैं ना, आपने प्रोफेशनल बात की सियासी नहीं, तो सर ये सारा बोझ डाल रहे हो लोकल इंडस्ट्री को, यानी कोई मुस्बत फर्क पड़ेगा इससे? यानी हम दरामदी अशिया के ऊपर जब ड्यूटी लगा देते तो हम सोचते हैं कि इससे लोकल अशिया जो है उनकी हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, ग्रो करेगी, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा आपके नजदीक, या वो मोनोपोली बन जाएगी और कार्टेल बन जाएगा उनका और वो कीमतें मनमानी रखेंगे? क्या होगा चौहान साहब? देखो बात ये है कि अब आप देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह ग्रोसरी की है जी, घर के जो है वो सब्जी, कोई सब्जी भी आपकी जो है वो 100 रुपए से लेके 200 रुपए के दरमियान हर सब्जी आपको मिलेगी। अब होता क्या है, जब आपने इंडिया से या वो सारी सब्जियां आती हैं बड़ी महंगी हो जाती हैं, लेकिन वही सब्जियां जब हमारी प्रोडक्शन आती है तो जनाबे वाला वो 20-20 रुपए किलो हुई होती हैं। क्यों कि इंडिया का पंजाब, हरियाणा और उसके जितने वो हमारे जो है वो एडजेसेंट जो है वो सूबे हैं, वहां पे उन्होंने ज़राअत को इतना प्रमोट किया हुआ है, इतना सब्सिडाइज किया हुआ है, इतना इनहांस किया हुआ है कि वो गैर मौसमी जो है वो मसनूआत पैदा करते हैं, गैर मौसमी सब्जियां पैदा करते हैं। जब हमारे यहाँ सब्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, उनकी सब्जी जनाब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं और वो 200-200 रुपए किलो, 300-300 रुपए किलो, 400-400 रुपए किलो हम ले रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे किसान की प्रोडक्शन आती है तो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो सब्जी हुई होती है। ये तो पहला खंजर हम अपनी ज़राअत के ऊपर ये थोप रहे होते हैं, फिर उसको महंगा तेल दे रहे होते हैं, उसको हम डीजल महंगा दे रहे होते हैं, उसको बिजली महंगी दे रहे होते हैं, उसको खाद महंगी दे रहे होते हैं। अब हम ये चीज नहीं करते, लेकिन दरामदात के ऊपर ड्यूटीज लगा के हुकूमत अपनी इनकम तो बढ़ा लेगी टैक्स की सूरत में, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली उसका बोझ जो है वो गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर पड़ेगा। ये जो जुल्म और जबर है, ये समदी शरीफ और आपकी इस नाअहल हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम से पनामा स्कैंडल का बदला लेने के लिए जो ये हरकत की है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर आपने सब्जियों का जिक्र किया है, मैं शायद साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि टमाटर जिसका बड़ा चर्चा 140 रुपए किलो, कल भी फरोख्त बल्कि 200 रुपए किलो तक गया है। कल तक का रेट जो मैंने पता किया था सुपर, जब मैं ग्रोसरी गया था तो 140 रुपए किलो था। तो सर ये सब्जियों के ऊपर इंपोर्टेड आपने लगा दिया, अफगानिस्तान से ट्रक आए थे, हम सबको पता है टमाटर के, तो ये ड्यूटी जो इंक्रीज हुई है तो टमाटर की कीमतों में फर्क हो जाएगा। और दूसरी चीज सर, क्या ये जो भी इंपोर्ट हो रही है सब्जी, जहां से भी इंपोर्ट हो रही है, चाहे फ्रोजन है या फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सबकी कीमतों में फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब? देखिए, पहले असल में अभी जो आपके दोनों मेहमानों ने आपने गुफ्तगू की है, कुछ बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक ज़री मुल्क जो पूरे बर्रे सगीर को खिला सकता था, वो टमाटर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारी ज़राअत के जो महकमे हैं वो क्या कर रहे हैं? आखिर ज़री ज़मीन आपके पास है, पानी आपके पास है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो आलू और टमाटर जो है ना वो क्यों इंपोर्ट हो रहे हैं? ये ज़री शोबे को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया है? एक सवाल है। देखें, कैचअप आप करा रहे हैं, हमारे सनतकार क्या कर रहे हैं? और ये चीज़ें जो पाकिस्तान में सस्ती बन सकती थी, वो रेगुलेटरी ड्यूटी के बावजूद अगर इंपोर्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये कि हमारे सनतकार मुनाफे की शरह भी बढ़ा रहे हैं और अपनी क्वालिटी जो है वो गिरा रहे हैं। तो ये जो मसला इस वक्त आ गया है कि अगर मुझे एक सवाल है कि प्रॉपर्टी में अगर रिश्वत का और भत्ते का पैसा डाल के मुझे 25% मुनाफा मिल जाता है तो कौन पागल है जो इंडस्ट्री में डाल के एक्सपोर्ट करेगा? ये बुनियादी सवाल है। सही बात है। अगर अभी तो देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस में आ गया, क्या एक साल पहले एक साल में 46% रिटर्न पाकिस्तान में नहीं मिली? तो अगर आपके ताजिर, सनतकार, बरामद कुनगान स्टॉक एक्सचेंज में अपने जो है वो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाजी में पैसा लगाएंगे और प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, बरामदात हमारी तबाह हो गई। एक तो ये चीज़ है। अब सवाल ये सिर्फ पैदा हो रहा है कि मैंने टेक्सटाइल मिल में चीनी और गेहूँ देखा है, मैंने खुद, ठीक है। तो एक इसका मतलब ये है कि बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है हमारी पॉलिसी में, जो नहीं हो रही। दूसरी है कि जब आपने बड़ी अहम बात की थी दरामदात गिराना और एक्सपोर्ट बढ़ाना, अब आपने जो 180 अरब का पैकेज दिया है, अगर आज मैं ये कहूँ कि 2011 में जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट था 2018 में वो दे दिया, मैं माजूर हूं, वो कहाँ दिया? वो तो लिप सर्विस है। अब दे दिया है। नहीं, ये जो पैसा है, ये पैसा जो आ रहा है ये और दूसरा पैसा डालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 23-24 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट हो जाए। तो अगर आप 2011 से नीचे आज भी नीचे रहते हैं तो फिर ट्रेड डेफिसिट कैसे कम होगा?
तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी कहाँ है, हमारे वफाक और सूबे टैक्सों के लिए क्या कर रहे हैं। मैं अब आपको एक बात बता दूँ, एक फिगर देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी के लिए हुकूमत एक कानून लाई थी कि रिश्वत के पैसे से अगर आप ये भत्ते के पैसे को प्रॉपर्टी में डालते हैं, डीसी रेट और एफबीआर रेट के फ़र्क से वो कोई नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने फिगर निकाली है, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि चंद महीने में कौमी ख़जाने को इन प्रॉपर्टी माफिया को सपोर्ट करने से 125 अरब रुपए का डायरेक्ट नुकसान पहुंचा है कानून साजी करके। तो जो कौम जो हुकूमत ये करने में लगी हुई है, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बरामदात बढ़ाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि सलामती को पाकिस्तान की खतरा है। रेमिटेंसेस जो आपकी आई है, आपने जो बात की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक स्ट्रक्चरल फ्लॉज अपने दूर नहीं करते, वीकनेसेस दूर नहीं करते, आप जो भी ये इस तरह के मेजर्स करेंगे इसका इंपैक्ट बनता नहीं है जब फंडामेंटल फ्लॉज नहीं दूर होते। मीर साहब, ये फर्नेस ऑयल पे 2% ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो इसको स्केल में, इस स्कोप में लाया गया आरडी के फर्नेस ऑयल को, इसका प्रोडक्शन पर इंपैक्ट, ट्रांसपोर्ट पर इंपैक्ट, फिर टमाटर की कीमतों की मैंने बात की थी, क्या वेजिटेबल प्राइसेस पर इसका इंपैक्ट है, फ्रूट प्राइसेस पर इसका इंपैक्ट है आरडी का जो बढ़ी है, क्या क्या आप देख रहे हैं असर अशिया के ऊपर जो खुर्दनोश है जो हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आप और मैं ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पे इंपोर्ट्स पे अगर ड्यूटी बढ़ाई गई है तो ये चीज़ गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्राइस ना बढ़ा दें। गाड़ियों की अपने गाड़ियों की हम बात कर रहे थे, लग्जरी गाड़ी जी। वरना ये होगा कि इन्होंने इनको मोनोपोली की इजाज़त दे दी है यहाँ की। दूसरी चीज, ये जो अभी आपने फर्नेस ऑयल की बात की है, फर्नेस ऑयल की वजह से देखिए बिजली पे भी इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मेरा बार बार ये कहना है कि ये जो है एड हॉक तरीके से जो पॉलिसीज बन रही हैं, दिस इज एड हॉक रेमेडी। किसी भी इकोनॉमी से उस्ताद बैठे हैं शाहिद भाई, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूं शाहिद भाई के सामने। शाहिद भाई से आप पूछ लें, इस किस्म की एड हॉक पॉलिसी से इकोनॉमी को नुकसान होता है। मैं और शाहिद भाई काफी जगह एग्री नहीं करते, ही कॉल्स मी टू ऑप्टिमिस्टिक एट टाइम्स, मगर ये जो अब जो शाहिद भाई कह रहे हैं ना कि मुल्क की सालमियत को खतरा है, आई एग्री विथ हिम, क्योंकि जब मईशत अगर ठप हो जाएगी, आपके खुदा न करे अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहां नहीं पहुंचे। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं मीर साहब, आज आपकी जबान से जो मैं सुन रहा हूं ठप हो जाएगी, शट हो जाएगी, मैं बड़ा सरप्राइज हूं मीर साहब। आपको क्या बहुत ज्यादा नेगेटिव डूम्सडे सिनेरियो क्या हो रहा है? डूम्सडे नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी वक्त है, मैं ये कह रहा हूं अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, हमें इमीडिएट इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जो भी उसको आप नाम दें, वरना आगे चल के देखिए सीपेक भी इफेक्ट हो जाएगा खुदा ना करे। जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके खराबी की तरफ जाने लगते हैं तो आपकी फिस्कल मैनेजमेंट खत्म हो जाती है, जब वो खत्म हो जाएगी तो पूरे मुल्क पे असर पड़ेगा। इस वक्त एक आदमी या एक हुकूमत की बात नहीं है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीएमएल, मैं तो ये कह रहा हूं कि बेहतर इंसान को लेकर आए। एक आदमी जो दिन और रात जाके 8 घंटे नैब में गुजार रहा है, वो क्या करेगा? सही बात है सर, जब डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो सकेगी, आप जो जहां से जिन लोगों को डिसीजन लेना है वो नैब के दफ्तर या कोर्ट में बैठे रहेंगे, तो फैसला साजी अभी हमने, ये शायद जुलाई अगस्त में होना चाहिए था, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ती है तो कोई इंपैक्ट आता, लेट कर दिया हमने मीर साहब। ये लेट भी देखिए, अच्छा आप किसको छोड़िए, आप ये बताइए एक्सपोर्ट को एनहांस करने सर, एक ब्रेक मीर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आफ्टर दिस ब्रेक आते हैं। अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है, फयाज सुहान साहब ने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट दिए हैं, डॉक्टर साहब ने भी और मीर साहब ने भी कुछ अहम तरीन हकायक और बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामलात पर आज गुफ्तगू हो रही है, जिनका माशी तौर पर तो ताल्लुक है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी से उसका ताल्लुक बनता है, जिसका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से या मुतवस्सित तबके से हो। अब वो अशिया जिन पर आरडी इंपोज की गई है या जिन पर आरडी बढ़ा दी गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है या नए सिरे से उन पर इंपोज की गई है। मिसाल के तौर पर ताज़ा और मुंजमद मछली, इस पर 10 से 25% कर दी गई है। सब्जियों के पेस्ट पर यह ड्यूटी बढ़ाकर 15 से 25% कर दी गई है। गोंद वाटरप्रूफ जूतों पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर
15% तक कर दी गई है। यही मामला कीमती मोती पत्थर 10 से 20%, नकली ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 45% कर दी गई है। खैर ये मामला तो ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त एसेंशियल आइटम्स नहीं, नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। इस्त्री, कॉफी और टी मेकर पर ड्यूटी 5% इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से सनग्लास, इस वक्त जो डिनर सेट होता है LCD 40% ड्यूटी कर दी गई है। इन तमाम मामलों पर मुख्तलिफ किस्म के असले पर यह ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई है। और ये टेलीफोन केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ये मुख्तलिफ अशिया हैं जिनमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जिनके बारे में तफसीलात के साथ हम आपको फराहम कर रहे हैं। फयाज चौहान साहब, सर ये आखिरकार फैसला साजी जो हुई है ये सही हुई है या गलत हुई है, इस पर तो हमने बात, ये आखिरकार इसका असर जो होगा उस पर, जो मईशत पर होगा वो भी हमने बात कर ली, महंगाई पर, आम आदमी पर। चौहान साहब क्या कह रहे हैं लोग इस वक्त जो वहां पर बैठे सुन रहे हैं, जो आम जिनसे आम आदमियों से बात करते हैं, वो कितना मुतासिर होगा इस महंगाई से, क्या फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी पे? चौहान साहब सैफान, मुझे आप ये बताओ कि पनामा केस के ज़रिए से और हुदैबा पेपर मिल्स के जना केस के ज़रिए से सारी दुनिया को इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना समदी शरीफ, उनका एक ही मरगूब, मतलूब और महबूब मशगला है। वो क्या है? वो जनाब आपका जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करना, जाली अकाउंट्स बनाना, स्यूडो स्टेटमेंट्स देना। आप ऐसे फ़र्द की सुपरविजन में चलने वाली वजारत ख़जाना और हुकूमत से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो अवाम दोस्त कोई मुआशी पॉलिसी बनाएगी? अब आप मुझे ये बताएं कि 20 अरब डॉलर जो है वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, लेकिन 10 अरब डॉलर हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है पिछले 4 साल से कि जो पाकिस्तान से जा रही है। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि जब 2013 में ये बरसे इक़्तिदार आए थे तो उस वक्त 4.5 पे फी यूनिट बिजली जो है वो पहले 200 यूनिट के ऊपर गरीब और मिडिल क्लास आवाम के ऊपर थी, और तकरीबन आपकी 8 रुपए यूनिट जो है वो कमर्शियल स्टार्ट होती थी। इन्होंने आते ही जो है वो 16 रुपए कमर्शियल कर दी और 8.5 रुपए जो है ना वो एक गरीब पहले 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए कर दी। फिर उसके अलावा आप मुझे यह बताएं कि गर्दिशी कर्जे आपके सामने एक दफा पे होने के बाद दोबारा 700 अरब की सूरत में जो है वो आपका मुंह चढ़ा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है? FDI को आप देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी 1.71 बिलियन डॉलर जो इस दफा डिक्लेयर की इन्होंने अपने मुआशी सर्वे के अंदर, उसमें भी तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो CPEC की सूरत में चाइना की तरफ से है, वो भी आपकी मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जो है वो नीचे आ रही है। मैं समझता हूं, बात वही दोहराऊंगा कि ये जो इन्होंने इस वक्त अपनी टैक्स जो है वो कलेक्शन बढ़ाने के लिए और आपकी खजाना के अंदर जो है वो जनाब खजाना भरने के लिए जो इकदाम किए हैं, ये बज़ाहिरन हुकूमत के लिए तो फायदेमंद होंगे, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास आवाम के लिए बड़े नुकसानदेह होंगे। इसका अल्टरनेट ये था कि आप बरामदात को बढ़ाते, पाकिस्तान की यही कमोडिटीज जो पाकिस्तान का प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करते, आप उसको सब्सिडीज देते, आप उसको सस्ती बिजली देते, आप उसको सस्ती गैस देते, आप उनके टैक्सेस जो है वो कम करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होती, पाकिस्तान की बरामदात भी बढ़ती, पाकिस्तान के अंदर से ताजर की और छोटे और दरमियाने ताजरों की फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती। ये नहीं इन्होंने करना। हाँ, अपना खजाना भर लिया, IMF को जो है वो अगली किस्त देने के लिए जो है वो आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, अवाम जाए भाड़ में, अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। जी जनाब, आपके समदी शरीफ साहब, मैं बड़ी हैरान को तौर पे एक बात बताऊं आपको, यही कौम है, अभी हम ये कहते हैं जी टैक्स बेस कम है, और सही कहते हैं कम है, हमने रिटर्न फाइलर्स की तादाद कम है, लेकिन फिर ये रेगुलेटरी ड्यूटीज की तादाद देखते हैं। और डॉक्टर शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो जब ये कहते हैं जी हम टैक्स नहीं देते बतौर पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, टैक्स बेस बड़ी लो है, सिर्फ तो इतने तो टैक्सेस हैं ये तमाम, और फिर इस टैक्स देने की बेसिक वजह क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है हुकूमत के ऊपर। हम जो ये टैक्सेस देते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट है हमारे दिल में कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो इस्तेमाल सही तरीके से होगा नहीं होगा, वो भी हमें नजर नहीं आता। उसके बावजूद ये इतने बड़े बड़े रेगुलेटरी ड्यूटीज टैक्सेस आ रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये तो मोरल डाउन करने की कोशिश है कौम के। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है, बात आपने 100% सही कही है। लोग टैक्स चोरी, इनकम टैक्स चोरी करते हैं, मगर जो आदमी फुटपाथ पर पैदा होता है और वहीं मर जाता है 50 साल के बाद, वो भी GST दे रहा है। वो आदमी जिसकी तनख्वाह या आमदनी 10,000 रुपये महीना है और कानूनन उससे आप टैक्स नहीं ले सकते, उसके मोबाइल पर भी आप काट लेते हैं। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये अगर कुछ कोर्ट जो है अगर नोटिस ले ले तो आधे घंटे में ये साफ हो जाएगा। ये खातून खाना जिसके पास 10 लाख रुपए है, जिसकी आमदनी का जो है वो 4 लाख से बहुत कम है, वो अगर बैंक से एक पैसा दूसरी बैंक में ट्रांसफर कराए वो ले लेते हैं। तो ये जो जुल्म और इस्तेहसाल है, आवाम को आपने निचोड़ा है,
ताकतवर तबकों को मराद दी हैं, और ये जो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है ये अवाम को निचोड़ के की गई है। मगर जो दो बातें मैं बता दूं, एक ये कि बरामदात बढ़ाने की कोई मौसर हिकमत अमली इस हुकूमत ने नहीं बनाई, ना ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर तीसरी बात, मैंने जिस वक्त सलामती की बात की थी वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो आज आपको बता दूं क्या है। वो ये है कि जो 97 बिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा था उसको 74 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस से पूरा किया है। रेमिटेंसेस से उसका 75% यानी 54 बिलियन डॉलर्स 4 मुल्कों से आया है। वो अमेरिका, बरतानिया के अलावा सऊदी अरब और यूएई है। सऊदी अरब को हमारा जो हबीब बैंक पर जुर्माना हुआ है, सऊदी अरब की अलराजी को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया है। यानी अगर वो यूएई और इनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में हमारी रेमिटेंसेस पर कदगन लगा दे तो ये जो 54 अरब डॉलर आई है, अगर उसे आधा हो गया खुदा ना खास्ता, तो हम तो 15 दिन नहीं संभाल पाएंगे। तो इनकी नींदें, ये इनको नींद कैसे आती है? मैं ये बस सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका का जो ट्रंप का बयान आया उसके बाद ये जो तमाशा हम लोग कर रहे हैं, उसके बजाय कभी इस पर गौर किया कि अगर वो रेमिटेंसेस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन दो मुल्कों पर लगा दे, अमेरिका खुद और बरतानिया भी, तो फिर हमारा क्या असर होगा? ये हमारा मसला है, बरामदात हमारा मसला है, करप्शन रोकना हमारा मसला है।